Assalamu alaikum and welcome back to the Aleph Podcast. I've got with me today Asfar Hussain from the band Bayaan and also a solo artist in his own right. Lately, last season, he was on Coke Studio as well. How are you? I'm great, Umair. Thank you for having me. My pleasure. Last time हमारी बातचीत हुई थी कि कुछ बैठेंगे बातचीत करेंगे लेकिन I'm glad it's happening and I've been watching your podcast as well. तो बस यही सीन है. Yeah. तो I guess मेरा normal तरीका तो यही होता है कि शुरू से शुरू करें कि what got you into music? यार this is my first podcast by the way ever. That's cool. मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया ना नहीं किया. Nice. तो हाँ मैं थोड़ा सा हूँ इस मामले में थोड़ा सा मुश्किल लगता है बट मैं थोड़ा उसको completely conversational रखता हूँ तो ऐसे ही मेरे ख्याल से होना चाहिए comfortable रह के बातें आराम से करते रहे. Okay, so musical journey, so I think like ज़्यादा लोगों को पता है already कि चित्राल से मेरा ताल्लुक है, right? वहाँ से मैं आया था. तो initially जिस तरह हर मेरे ख्याल से म्यूजिशियन का होता है कि बचपन में they have an ear to like गाने शाने उनको ज़्यादा पसंद होते हैं. सारा कुछ तो मुझे भी था बहुत ज़्यादा. I used to listen to a lot of Bollywood initially because चित्राल के अंदर we did not have इंटरनेट तो खैर बहुत बात की चीज़ थी लेकिन in my childhood there weren't like too many channels either. Cable ये तरह चीज़ें नहीं होती थी तो we were very limited to either watch PTV और डिश लगा के मोड़ते थे कहीं इधर उधर तो जाके इंडिया के चैनल्स आते थे तो आ जाके वो बचता था हमारे पास तो जो हमें बस मिल रहा होता था हम कंज्यूम कर रहे होते थे, राइट? तो बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था तब वहाँ पे मूवीज़ का. तो वहाँ से स्टार्ट किया, गाने शाने बहुत सुनते थे एंड later I came to Peshawar for a year to study. बाकी सारा बचपन में चित्राल में गुजरा. वहाँ पे this was back in 2003-2 के आसपास तकरीबन जब सारे बैंड्स एकदम से बूम पे आए थे. आपका नूरी ईपी जल and everyone else. तो उस टाइम पे मुझे ज़्यादा ये चीज़ फील हुई कि I should get into music and plus also My father was a poet और चित्राली जो एक बज़्म का एक कल्चर होता है चित्राल में जहाँ पे शायर और म्यूजिशियंस बैठते हैं और किसी शायर का कलाम पढ़ रहे होते हैं तो वो एक महफिल सी होती है जहाँ पे बैठ के बजा जैम कर रहे होते हैं एसेंशियली. तो वो मेरे घर पे बहुत हुआ करते थे. तो वो थोड़े से एक्सेप्टेंस थी उनके अंदर कि यार अगर बच्चा सुन रहा है कर रहा है तो फिर सीन है. तो वहाँ से ये था कि थोड़ा बहुत सितार वगैरह भी बजाते थे हम और हल्का फुल्का सा रबाब भी. एक बंदा शायद आप जानते होंगे इरफान लिताज उसका नाम. बिल्कुल जानते हैं आप उसको. वो मेरा आज ही उसके साथ पॉडकास्ट किया. वो बचपन का मेरा दोस्त है, क्लास फेलो था मेरा. तो वो रबाब बजाया करता था. तो उसने मुझे शुरू में बताया कि अच्छा यार खान ये ऐसे बजता है, ठीक है? तो मजाक खान कहते हैं दूसरे को. तो वहाँ से रबाब उठाया मैंने और फिर खुद बजाते बजाते थोड़ा बहुत सीखा. तो that's how it started gradually and then I found out that there's an institution in Lahore that actually offers degree in music. So that was the point जब मैंने decide किया कि यार अच्छा मैंने music को actually पढ़ना है. तो I just applied for NC and I got in and फिर वहाँ से फिर shows वगैरह मिलना शुरू. Musicology, yes, bachelor's in musicology. तो बस वहाँ से फिर जर्नी आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी. So जहाँ तक मुझे पता है बयान की शुरुआत was in the Nescafé sessions. Yes, because in 2012, I think, if I'm remembering it correctly, 4 of Bayaan members were in the basement. तो उस पे हम लोग मिले थे. शाहरुख था, मंसूर था, हैदर था और मैं था. तो वहाँ से हमारी दोस्ती वगैरह हमारी हो गई हुई थी. इन 1-2 साल बाद कुछ उसके पहले सीज़न के जैम्स कभी कभार हम करते थे. तो आई रिटन अ सॉन्ग जो मैंने हैदर को सुनाया एंड ही वाज रियली एक्साइटेड अबाउट इट. लाइक यार फिट गाना है, इसको बजा दे, इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करता? मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कहाँ होती है, किसके साथ करना होता है एंड स्टफ. ही वाज लाइक यार हम सारे मिलके कर लेते हैं. लाइक शाहरुख है, मंसूर को बुला लेंगे, ड्रम्स बजा लेगा वगैरह. एंड इन लोगों का आगे से दोस्त था मुकीत और बस वो गाना हमने सोचा कि साथ करें और वो करते करते बाय द एंड ऑफ दैट सॉन्ग हमने सोचा किसी को रिलीज़ करना है तो किसी नाम से रिलीज़ करना है, राइट? तो हमने सोचा कि यार उसको नाम दे देते हैं, बैंड बना लेते हैं, फिर चलो सही है. तो उसी तरह से बस बैंड बन गया. वी डिडंट डिसाइड कि हम बैंड बनाएंगे और फिर आगे काम करेंगे. नहीं मिलता. एंड नाम बैंड का किसने? मैंने. काफ़ी मज़े के इंटरेस्टिंग से नाम प्रपोज हुए थे शुरू में.
जैसे परवाज एक नाम था उसमें से, तो मुझे लगता था बस PI की परवाज PK तो मुझे बड़ा वो अजीब लगता है यार, ये काफ़ी एक प्रिटेंशियस एक नाम होता है अजीब सा, परवाज और उड़ान कोई नाम तो नहीं था किसी बैंड का, किसी को ऑफेंड तो नहीं कर रहा मैं, परवाज जुनून की एल्बम का नाम, एल्बम का एक और चीज़ है लाइक वो दैट मेक्स सेंस बिकॉज यू नो तो खैर मुझे फील नहीं आ रही थी उसकी, काफ़ी नाम प्रपोज हुए थे उसके अंदर, देन आई सेड बयान बिकॉज आई थिंक बहुत सीधी बात है, लाइक आप आर्ट बनाते हैं टू एक्सप्रेस समथिंग, बिल्कुल अपना एक नज़रिया बयान करते हैं, दैट्स इट, लिटरली कोई उसमें तमहीद नहीं है पीछे, कोई उसमें फलसफा नहीं है बहुत लंबा चौड़ा, सीधी बात. Yeah. So that's cool. But at that point, did you guys, मतलब different stories होती हैं लोगों की, कुछ लोग जब बैंड बनाते हैं it becomes their life. It's like इसी को किसी तरह we need to make it work. And sometimes it's just like शौकिया चीज़ हो रही है और करते करते कहीं गाने हिट हो गए और suddenly you're like in the flow of it and you're like taken by it. So what was it for you? Like, did you think this is going to be a big focus of my life, or did that happen over time? When Bayaan was formed initially, so I initially had I always thought of myself as a solo musician because I'd never followed bands before. You know, मैंने ऐसा musical culture देखा हुआ था जिसमें एक सिंगर होता है या एक सॉन्ग राइटर होता है जिसका नाम एक बंदे का, राइट? तो मैंने कभी बैंड्स बैक टू द बॉलीवुड काइंड ऑफ अर्ली इन्फ्लुएंस से आता है. तो एंड आई वाज लाइक इंस्पायर्ड बाय माइकल जैक्सन एज वेल. जब मैं ज्यादा म्यूजिक नहीं सुना हुआ था उसका, लेकिन द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम, अ फ्रेंड गिव मी अ सीडी का जमाना था, उसने कहा कि यार ये एक बंदा है माइकल जैक्सन, नाम तो सबने सुना ही हुआ था ना, यार इसकी परफॉर्मेंसेज है देख, तो कोई लाइव उसकी परफॉर्मेंसेज थी उसके अंदर जहाँ पे लोग गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, ऑडियंस में तबाही मच रही है और डांस कर रहे हैं, क्रेजी लोग सब पागल हो रहे हैं. तो मुझे हुआ कि यार ये बनना है, मैंने ये करना है, ये इस तरह की चीज़ करनी है. तो मुझे वो नहीं था बैंड्स का बिल्कुल भी, कोई और मैंने फॉलो नहीं किया था उस तरह से. लेकिन व्हेन आई मेट दीज गाइज एंड वी स्टार्ट प्लेइंग, तो चूँकि हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि वी लाइक रियली जेल रियली वेल टुगेदर. और उस प्रोसेस में एक गाना रिलीज़ हुआ, उसके साथ हमने 1-2 गाने और बनाए, जैम्स करते रहे, मज़ा आता रहा. तो हमने ये डिसाइड किया कि यार बयान को हम एज अ प्रोजेक्ट हम साथ साथ लेके चलेंगे, एज अ बैंड हम साथ साथ लेके चलेंगे. लेकिन अगर अलॉन्ग द वे कहीं फील हुआ कि यार मैंने अपना भी काम करना है या मंसूर ने अपना भी काम करना है या शाहरुख ने अपना भी करना है, तो अपना भी करते रहेंगे. तो बयान बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज मेरे दोस्त भी हैं लाहौर में, और हम जब मिलते हैं तो हम म्यूजिक भी बजाते हैं, तो हम काम भी साथ कर रहे थे और हम चिलिंग्स भी साथ कर रहे थे. तो जस्ट बिकेम लाइक अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ. और अभी तक है, अभी भी वही चीज़ है. और अभी तक मैंने सोचा था शायद कि मैं साथ एक पैडल अपनी चलाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत अर्से तक वो नहीं किया अभी तक, अनटिल रिसेंटली जब मैंने कोप किए. तो उससे पहले तक मैं बयान के साथ ही था. और अभी भी ये कि इस काइंड लाइक कि अब एक तरह से पैडल में दोनों चीज़ों को लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड आई एम ट्राइंग कि अब मैं ज़रा अपना भी म्यूज़िक साथ अलॉन्ग विद बयान्स म्यूज़िक बनाता रहूँ. Is there anything that drives your especially now that you're mentioning solo and Bayaan, so what because you are the main lyricist and songwriter in that sense for both projects, right? So how do you separate what goes into the Bayaan basket and what comes into that's a tricky that is the tricky bit I would say here. Kyunki with Bayaan it's not that I am the only person who writes the song. There are songs जो के मंसूर ने भी लिखे हुए हैं. There are songs जो के lyrically you mean lyrically एक गाना है जो अभी फिलहाल मंसूर का था, उसने लिखा था पानी और मिट्टी. उसके अलावा सारे lyrically मैंने ही लिखे हुए so far गाने. तो see Bayaan has a specific kind of sound, you know, like जो हमारी ऑडियंस जो बयान को सुनती है उनको वो साउंड पसंद है, तो हम उससे बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं कर सकते. विद असफर आई थिंक के मैं और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल चीज़ें कर सकता हूँ. बयान को अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल डायरेक्शन में धकेल देंगे तो होगा क्या कि जो हमारी फॉलोइंग जिस तरह की वो एक तरह से नीश है थोड़ी सी, और थोड़ी सी एक तरह से यू नो लाइक एक ट्रू कल्ट टाइप की फॉलोइंग है हमारी. कम लोग हैं लेकिन वो हमारी पर्टिकुलर साउंड और हमारी पर्टिकुलर तरह के गानों और थीम्स को पसंद करते हैं. तो मेरे ख्याल से, और मैं
इतना उदास बंदा मतलब हूँ भी लेकिन नहीं भी हूँ, you know, like I like to have fun as well. I like to like, you know, but Bayaan is more focused on the melancholy. Bayaan is yes, exactly. It's more focused on that. And I feel like मैं अपनी चीज़ें जो साथ मैं भी कर रहा हूँ या जो करूँगा वो कुछ थोड़ी ज़्यादा experimental होंगी. Also in terms of like instrumentation and stuff, because Bayaan mostly like we're using it's a band जिसमें guitars और organic instruments, ठीक है. So I want to also experiment with like other instruments, you know, like different from different cultures and different like parts of the world maybe. तो मैं थोड़ा ज़्यादा probably उस तरह से and also मुझे orchestral music का भी है शौक, तो I also want to like go in that direction as well and explore a little bit of like film music as well. तो उस तरह की चीज़ें हैं, तो मैं अपने उसके साथ I'm not sure कि क्या करूँगा, लेकिन I want to do a lot of things जो कि शायद बयान की sound से काफ़ी होंगी different. Yeah. So what role did Pepsi play in the Bayaan journey for you? Like उससे पहले भी बैंड था और काफ़ी काम किया हुआ था, but obviously जो मैंने देखा उसके बाद obviously एक recognition factor in the audience बढ़ गया, शायद shows और होने शुरू हुए. Yes. But like what was it like for you? बयान को ना अगर हम देखें कुछ साल पहले तो एक दो दफ़ा ऐसे पॉइंट्स आए थे जहाँ पे our members went abroad for studies for other like personal stuff and कुछ ऐसी जगह पे हम आ गए थे जहाँ पे भी थॉट कि यार शायद हम प्रॉब्ली आगे शायद ना कंटिन्यू कर पाएँ या बयान को कोई ख़ास अहमियत नहीं दे रहे हम या कुछ. लेकिन जब पेप्सी वाला टाइम आया था तो उस बीच में जब जितने लोग हम यहाँ पे थे पाकिस्तान में, हम कोशिश करते थे कुछ ना कुछ करते रहें ताकि चीज़ चलती रहे. जब पेप्सी आया तो हुआ ये कि अब ऑब्वियसली वाज अ बिग कमिटमेंट टू ए गो देयर एंड देन लाइक वी लकीली आल्सो वॉन इट. तो जब हम जीते हैं तो फिर ये हुआ कि देन वी आल्सो गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एल्बम, तो वी हैड टू वर्क ऑन दैट. उस प्रोसेस में ना एक तरह से मोटिवेशन इतनी ज़्यादा वापस मिल गई कि अच्छा यार नहीं हम कर सकते हैं और बयान को मतलब हम कहीं मज़ीद ऊपर पहुंचा सकते हैं. तो दैट वाज आई थिंक एक अच्छी मोटिवेशन थी. प्लस ये कि उस चक्कर में एल्बम आ गई. जब एल्बम आई तो फिर हमारे जो फॉलोअर्स है वो एक तो बढ़ गए बहुत ज़्यादा और हमें खुद अंदाज़ा हुआ कि अच्छा यार हम ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए. आई थिंक यही था, मतलब उसने हमें एक तरह से वापस जुड़ने और उसको सीरियसली कंटिन्यू करने के ऊपर हमें पुश किया, वरना थोड़ा सा बिखर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से. I mean एल्बम की जब जहाँ तक बात होती है, a lot of artists these days, bands हों या solo artists हों, वो एल्बम्स पे फोकस नहीं कर रहे. स्पेशली ऑब्वियसली अब Spotify का दौर है, आप you know सिंगल्स रिलीज करते रहें तो रेलेवेंस रहती है, बट एल्बम रिलीज करें तो शायद उसमें से 2-3 गाने लोग सुने ज़्यादा और बाकी थोड़ा मिस हो जाते हैं. बट एज एन आर्टिस्ट there's a big difference in making an album together with some people versus just making a song. So how did you feel that difference? Yeah, making an album obviously like it's a journey on its own. It's like a big commitment as well. So if you are like हमारे basically issue हमारा ये है कि सारे अपना कोई ना कोई जॉब ज़िंदगी में काम करें, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम निकालना for Bayaan's music becomes a little difficult. तो हमारे लिए ज़रा आसान रहता है कि अगर हम सिंगल्स पे फोकस करें. तो making an album it takes like big commitment and also like finances and everything, all those things. तो ये कि हाँ जो एल्बम है उस पर एक्चुअली मतलब ज़्यादा उसके लिए टाइम और मेहनत तो वो चाहिए, लेकिन रिवॉर्ड उसका उस तरह से डायरेक्टली नहीं मिलता ज़्यादा, यू नो लाइक, क्योंकि हमारी ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आप एल्बम रिलीज़ करो और आपको उसके ऊपर कोई मतलब उससे डायरेक्टली फ़ायदा है. फॉर योरसेल्फ, इट इज़ फॉर योरसेल्फ, यस. तो वो मेरे ख्याल से तब ज़्यादा बेहतर कर सकते हो जब आप ज़्यादा टाइम दे सको, आई थिंक ज़्यादा वक्त बिता सको उसके ऊपर. अदरवाइज ऑनेस्टली इट्स बीन अ स्ट्रगल टू यू नो लाइक जस्ट stay together and keep making songs. बहुत दफ़ा ये चीज़ पॉइंट आता है जहाँ पे हम बस फील करते हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा है, because everyone is so busy in their lives and like not as motivated as we were before and like all with the whole music scene changing even now. वो बार वो चीज़ें दिमाग में आती हैं कि यार क्या करें, किस तरह करें ना करें. तो वो हमेशा एक डिबेट रहती है. I mean from the outside तो मुझे लगता है कि you know among there's many bands around, not as many as before maybe, but among the bands that are around, you guys seem to have you know a good fan base, getting regular shows, you know, alhamdulillah. और
मतलब अगर आप लोगों को फिर भी इतना स्ट्रगल हो रहा है तो व्हाट चांस फॉर द रेस्ट ऑफ अस. मतलब हैव यू गाइस एवर सीन अ पॉइंट के अच्छा अगर इसको ज़रा और हम बिल्डअप कर लें तो फिर शायद हमें और काम नहीं करना पड़े और ये सी पे फोकस है यार. हाँ मतलब लेकिन देखो इन सब बाकी लोगों का तो है, उनका ऑलरेडी वो चाहते हैं कि और काम भी साथ साथ करें. मेरा ये सीन था कि आई वॉज टीचिंग फॉर लाइक 6-7 years अलॉन्ग विद डूइंग म्यूजिक. तो मैंने अब जाके बस ये फैसला किया कि यार अगर म्यूजिक से चलता है काम तो ठीक है, फिट है, चला लेते हैं, वरना मैं और काम नहीं कर रहा. लेकिन सवाल क्या था आपका? सवाल मतलब like do you feel there's a possibility given the current environment for a band like Bayaan or you as an artist to completely just make your living from music? Yeah, I think it's difficult. It's actually very difficult. Even we think at times कि पता नहीं हम आज relevant है, शायद हम साल बाद relevant ना रहे. क्या हमें अपना म्यूजिक चेंज करने की ज़रूरत है? Do we need to explore more या should we stay true to जो बयान का एक एसेंस है? वो सवाल हर दफ़ा हर मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं ऑलमोस्ट. और कोशिश करते हैं कि यार थोड़ा सा ज़्यादा हम या तो कोलैबोरेट करें या कोई और चीज़ करें. बिकॉज ऑनेस्टली लुक द ट्रेंड द वे इट्स चेंजिंग. आई डोंट नो वेयर इट्स गोइंग राइट नाउ. I don't know. आजकल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है स्टेज पे. That's another thing. हमारे मुल्क में ज़्यादा अभी म्यूजिक जो है ना वो एंटरटेनमेंट फैक्टर उसके अंदर इतना ज़्यादा हो गया हुआ है कि वो जो म्यूजिकलिटी की अप्रिसिएशन इटसेल्फ है ना, आर्टिस्ट्री की अप्रिसिएशन वो बहुत ही कम है. हमें ग्लैमर चाहिए इस वक्त, हमें वाइब्स चाहिए और हमें एंटरटेनमेंट चाहिए बेसिकली. हमें बस थोड़ा सा मतलब पार्टी की तरफ जाना है हल्का सा. तो वो एक थोड़ा सा सैड चीज़ है जिसकी वजह से अक्सर ये सोच बार बार दिमाग में आता है. लेकिन बट एक चैलेंज भी है फॉर आई गेस फॉर द आर्टिस्ट टू present themselves in a way that engages people more, you know, or provides that entertainment value even though you're not doing it purely as entertainers, you know. लेकिन आप क्या करो फिर? मैं सवाल तो ये है ना, अगर आप म्यूजिशियन हो मास्क पहन के जा सकते but I don't know, it's an interesting dilemma ना. Like for instance आप लोगों की जो videos हैं वो काफ़ी engaging हैं, काफ़ी उसमें अलग अलग ideas हैं. And like compared to I'm glad you think that because we try to make ideas और execution हम करने की कोशिश करते हैं और कभी कभार वो अक्सर सही लैंड नहीं करते जगह पे. I mean it's also a question of you know ideas बड़े होते हैं but if you don't have as much of a budget behind it, especially on the visual medium, then it doesn't always translate. But true. Given whatever resources you've had, I think like I can say your music videos are definitely better than most. Like we put a lot of thought in them. हमें होता है कि जिस तरह से there's a story in the song, the story needs to really translate visually as well. तो कोशिश करते हैं. We're getting there slowly and gradually. You know, like honestly, like I'm not satisfied with any of our work. Well, that's a good thing to hear from the outside. You know, if an artist कि इतने अपने साथ एक्सपेक्टेशन है कि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब वो काम कर रहे हैं अपने आप पे, यू नो. बिकॉज लॉट ऑफ आर्टिस्ट रीच अ प्लेस कि अच्छा हमारे मिलियन लिसनर्स हो रहे हैं इन गानों पे व्हाटएवर. तो फिर वो वही गाने बार वही चीज फिर वो फॉर्मूला बना के उसको बार-बार गाना शुरू कर देते हैं. दैट इज ट्रू. Although even you might have the same people constantly show up again and again, but वो आप अपने एक echo chamber में अपने आप को फिर फूल कर रहे हो कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, you know, हालांकि कोई progress नहीं हो रही. आपकी progress नहीं हो रही फिर उस हिसाब से. तो शायद ये एक तरह से अच्छा भी है कि चूंकि ये struggle हम कर रहे हैं और चूंकि हम हर वक्त ये सोच रहे हैं कि यार अच्छा क्या हम different कर सकते हैं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी ओरिजिनलिटी को डैमेज किए बगैर हम कुछ और कर लें जिससे हम थोड़ा ज़्यादा रेलिवेंट रहें. आई गेस यू नो लाइक क्योंकि वो मसला तो है भाई, मतलब अगर वो हम नहीं सोचेंगे तो क्या 1 साल और 2 साल और उसके बाद फिर पता नहीं दुनिया जहाँ जा रही है. AI हमारा काम करना शुरू कर देगी, म्यूजिक बनाना शुरू कर देगी, हम तो बैठ जाएंगे घर जाके कर रही है ऑलरेडी. बिल्कुल. तो so coming back to you as a songwriter, I mean how does the process of writing a song, whether it's going to be an Asfar song or a Bayaan song, how does it usually start for you? Well, पहले तो मैं ये बताऊं कि it's been a while that I wrote a song. Honestly, मतलब ये एक खौफनाक चीज़ होती है आर्टिस्ट के लिए और मुझे खौफ है आजकल बहुत ज़्यादा खा रहा है मुझे शदीद. राइटर्स ब्लॉक आता है हर एक ब्लॉक शदीद आया है क्रेजी किस्म का.
So there are like 2-3 ways of going about it. You know, like sometimes when we need to work on our project, sometimes we think अच्छा यार बहुत ऐसे कोई काम नहीं किया, कुछ करना है, काम बनाना है. जब ये वाली चीज़ आती है ना, which shouldn't happen, होना तो ये चाहिए कि organically बस आप feel में हो और आप गाने बनते जा रहे हैं और आप चीज़ें निकालते जा रहे हैं, right? Often that's not the case. Yes, exactly. So like especially when you're doing it professionally and like अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं जहाँ पे it's also your bread and butter, you have to like make more content. You're not always feeling like expressing yourself, you know? But you have to sometimes write stuff. So there are like 2-3 तरीके होते हैं. जो मुझे सबसे पसंद है वो यही है कि when I feel something और मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ विदाउट थिंकिंग कि क्या ऑडियंस सुनना चाहती है या नहीं चाहती, क्या मेरे बैंड को इसकी ज़रूरत है या नहीं है, या असफर को इसकी ज़रूरत है या नहीं है. आई एम सेइंग समथिंग दैट आई रियली रियली वांट टू से इन द मोमेंट, राइट. सो दैट इज़ द बेस्ट जो होता है सिनेरियो. उसमें यूजुअली ये होता है कि लिरिक्स कम फर्स्ट बिकॉज इज अ थॉट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं उसको लिख लेता हूँ कुछ अल्फाज में, एंड देन आई ट्राई टू लाइक मेक अ मेलोडी फॉर इट, एंड विद द मेलोडी कम्स द होल दिमाग में कॉर्डल स्ट्रक्चर सारा कुछ वो आना शुरू हो जाता है. तो that's one way. With Bayaan, there are like a couple of other ways जहाँ पे one of the members would bring a piece of like say a progression or like some sort of idea जो कि instrumental idea होगा, और जो लाते हैं हम feel आती है, अगर बजा रहे हैं मज़ा आ रहा है तो फिर हम कहते हैं अच्छा यार let's work on this and let's make it into a song. तो फिर उसका ये होता है कि हम फिर ये सोचते हैं कि अच्छा what does it feel like? मज़ा तो आ रहा है सुन के, ठीक है, लेकिन फील क्या आ रही है, किस चीज़ के बारे में हो सकता है, क्या थीम इसके अंदर चल सकती है वगैरह. फिर उसको ज़रा थोड़ा सा हम नैरो डाउन करते हैं. करने के बाद यूजुअली ये होता है कि मेलोडी हम करके पहले स्ट्रक्चर मेलोडी एंड देन एंड पे लिरिक्स. और यूजुअली काफ़ी सारे गाने इस तरह के हैं जहाँ पे सारी मतलब लिटरली सारी की सारी मेलोडी शुरू से आखिर तक गाने की सिर्फ हम करके मेलोडी बनी थी, और लिटरली वो उस आइडिया को लेके फिर फ्रेज बाय फ्रेज और वर्ड बाय वर्ड उसको बिठा के नोट बाय नोट पूरा लिरिक्स लिखे थे उसके. तो दैट्स अनदर वे. सो लाइक हर दफ़ा एक डिफरेंट अप्रोच होती है टुवर्ड्स राइटिंग द सॉन्ग्स. That's, I guess that keeps it fresh as well. It does, sure. So as far as the messaging in your music, like, and clearly your fans connect with it strongly, that they follow and you know they engage with you. उसमें आपको like, how do you feel about the role of art in terms of helping people deal with their own emotions or deal with social issues, etc.? Like, do you feel कभी आपको ऐसे messages आते हैं कि this song really helped me through depression, या इस तरह होते हैं fans जो बड़े attach हो जाते हैं? Yes. यार मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये इसी तरह के फैंस हमारे ज़्यादा हैं एक्चुअली. हाँ, बिकॉज आपका सब्जेक्ट मैटर इस तरह का है. ऐसे लोग मिलते हैं, मतलब हम सबसे पहली दफ़ा जब हुआ था ना, लिटरली समवन रोट टू अस एंड इट वाज दिस artist girl from I don't know which some college, some university कहीं से थी, and she said कि I was about to give up on life and like commit suicide, and I heard one of your songs, मुझे नहीं याद कौन सा गाना था, it was probably नहीं मिलता at that point. तो उसने कहा कि that song gave me hope कि I'm not alone who feels like this. There are people out there who are feeling exactly what I'm feeling. और फिर वो एक्सप्रेस उस चीज़ों को इस तरह से कर रहे हैं कि उसमें एक उम्मीद नज़र आ रही है, राइट. बिकॉज देखो एट द एंड अगर उम्मीद नहीं है किसी चीज़ में, दुख तो हैं, मसले तो हैं, बिल्कुल, लेकिन इफ देयर इज नो होप देन व्हाई आर वी अलाइव एक्चुअली. तो हमने कुछ तो कहीं तो उनको पहुंचाना है, इन मसलों को या तो हल करना है या कुछ तो करना है, राइट. सो यस, देयर आर फैंस, और अक्सर फैंस ऐसे ही हैं जो ये कहते हैं कि यार हमारे सबसे मुश्किल टाइम्स में बयान के गाने हमारे साथ थे, आपका फलाना गाना साथ था. लिटरली आज ही एक दोस्त ने मुझे आज पिक किया यहाँ जब मैं पहुँचा था, तो वो मुझे बता रहा था कि यार मैंने आपको एक बात बताई नहीं है, लेकिन आपके सारे गाने मुझे ज़िंदगी की किसी न किसी इंपॉर्टेंट टाइम पे मेरा सहारा बने हैं. Because of which like मुझे फिर उस पॉइंट पे मुझे होता है कि यार अच्छा चलो सही है यार, मतलब what if I cannot like वो जो एक if I cannot make a living out of it the way I would think like I thought before that I would, or like if I didn't become that kind of a superstar अभी तक जो कि like माइकल जैक्सन के लेवल पे, वो तो खैर कोई टच करना वो तो एक बात है ना, आसमान. Of course, you have to aim. You have to aim for the stars, तो what if that doesn't happen? Because जो ये चीज़ है ना, ये जो प्योरली किसी इंसान की ज़िंदगी के ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना और उनके लिए किसी तरह का सहारा बनना, किसी की जान बचा लेना, किसी को डिप्रेशन से निकाल लेना, या किसी को बस ये एहसास दिलाना कि वो अकेला नहीं है, एंड लाइक पीपल फाइंडिंग रिफ्यूज इन योर सॉन्ग्स एंड लाइक solace in them and like सारा कुछ. I think that is much more rewarding than
जो दूसरी चीज़ है. बिल्कुल, वो दूसरी चीज़ is like you know fleeting. Yeah. वो आपको मज़ा दे रही है in the moment. But then वो आप उस पे कुछ dwell नहीं कर रहे या कुछ भी, you know. And I think that has been a major driving force for Bayaan. कि वो हम जो चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि गाहे बगाहे यहाँ वहाँ हमें कोई ना कुछ चीज़ बताता रहता है, जिसकी वजह से हमें होता है कि अच्छा यार नहीं, हम सही तो कर रहे हैं कुछ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, लेकिन कहीं हम सही जा रहे हैं, हम गलत नहीं जा रहे. हाँ, I mean, let me ask you another thing, because for me, because DA method में हमने अक्सर हमारा भी जो एक aesthetic, because we listen to similar kind of feel stuff, like whether it's Catatonia, Porcupine Tree, Steven Wilson, ये सब लोगों को लगता है सब लोग depressed है और ये सिर्फ depressed लोग के लिए music बनाते हैं. हमारा भी music evolved in that sense कि initially it was, and I had come out of divorce and changes in my life, तो उस वक्त मुझे सिर्फ यही बातें निकालनी थी. But over time, obviously you're not always in a depressive zone. Yeah. So that thing evolves. But my question is, you know, we didn't set out to decide वो band खत्म हो गया, but उसका it ended up being, looking back at it, कि you know someone or us collectively as a band were in a feeling. We expressed that feeling. We went deeper into it in another album, and then on the third album we got over things. Right. You know, and then the band finished, and we had nothing more to say. So, like, about that whole process. So, वो उसका purpose था. Right. You know, एक और band मैं सुनता हूँ, Catatonia. उनका नाम ही ऐसा है और उनकी पूरा brand ही ऐसा, उनकी शक्लें ही ऐसी हैं कि वो depression के बारे में और loneliness के बारे में ही बना सकते हैं. Bayaan, because name is like Bayaan. It's like not... It's not like, you know, सिर्फ depressing बयान्स होंगे. You know? नहीं, actually नहीं है. Actually कुछ खुश भी हैं. कुछ हैं, बिल्कुल है. So that's what I guess what I'm gearing the question towards is like, have you felt by putting out some of that stuff, that the खुश stuff, some of the depressing stuff, that it helped you get over those feelings? Or because for me that did happen. Coming back to the question, do you feel by releasing some of that depressing music, it's helped you overcome some of those emotions? Well, I think jab we released those songs and wrote about them and just like got them out of the system, उस वक्त के लिए वो सही हो जाते हैं, right? लेकिन with time क्या होता है कि these things come around, of course, you know, and फिर वो वापस किसी और level पे जाके आ जाती हैं. I guess what I should have asked is, did it help you overcome those events that the things may have been inspired by? More depression will always come back. I would say so. I'll give an example of a couple of songs. ठीक है, अब सुनो was like one song, for example, ठीक है, which I wrote. एक इंतहाई जो खस्ता दिल हालत होती है ना, जब आप बहुत ही shattered होते हो, ये उस point पे गाना निकला. तो ये उस तरह गाना था जो कि मैं रातों को सो नहीं सकता था बहुत अरसे के लिए, और बस एक कुछ चीज़ फंसी हुई थी. यह हलक में जो नहीं फंसा होता क्या, बस कुछ ना उगलते बनती है ना निकलते बनती है, राइट? तो सुनो वाज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जब वो इवेंचुअली एक पॉइंट पे मैं बस उठ के वो लफ्ज़ आना शुरू हो गए दिमाग में, बात आना शुरू हो गई कि यार ये बात मैं कह रहा हूँ, सुनो मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुमसे, राइट? एंड लाइक एंड थ्रू यू आई वांट टू टेल दिस टू द वर्ल्ड, लाइक आस्क देम कि यार क्या कर रहे हैं, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, हम कब से कहाँ क्या करते हुए आ रहे हैं, राइट? तो वो फॉर एग्जाम्पल एक गाना था जो जब मैंने इवेंचुअली जब लिख दिया ना, तो दिल मेरा हल्का हो गया थोड़ा सा, राइट? लेकिन बट देन इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कंपोज इट, बिकॉज जब मैं उसको कंपोज करने बैठता था, आई स्टार्ट क्राइंग, आई जस्ट नॉट बी एबल टू. जब मैं एक लाइन कहता था ना, आई स्टार्ट क्राइंग, यू नो. वो 2 महीने लगे थे मुझे जस्ट गेट ओवर दैट देन. सो इट वाज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन वंस आई गॉट दैट आउट, इट वाज काइंड लाइक कि हाँ, जो मैंने कहना था ना वो इस गाने में मैंने कह दिया. सो दैट इमोशन दैट आई हैड इनसाइड दैट वाज लाइक बॉदरिंग मी, आई जस्ट पुट इट आउट देयर लाइक दिस, यू नो. तो अब ये यहाँ पे है. सो एक तरह साइकोलॉजिकल भी चीज़ होती है कि अच्छा ये मैंने अंदर से निकाल के यहाँ पे रख दिया. बिल्कुल, दैट सॉन्ग बिल्कुल. और इट्स आल्सो कॉल्ड लाइक अ रिलीज, राइट, फॉर अ रीजन, बिकॉज इट्स अ रिलीज फ्रॉम यू to something outside of you, and it can be shared among different people, and in a way वो उसकी जो weight है can be divided amongst a lot more people. Exactly, you know. So कहते हैं कि क्या कहते हैं, दुख बांटने से कम होते हैं, right? खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं. Cliched line है, लेकिन बात but there's some truth in it. There is some truth in it. That is true. So I mean, and then that comes to, I feel like
the other factors, you know, because Bayaan is not like AC/DC. AC/DC जो है वो एक riff based rock band है जो उनके fans expect करते हैं बस यही riffs हमें सुने, और उन्होंने you know 50 साल से वही riffs बजाई हैं, वही 4-5 chords के बीच में. But for me, what the sense I get from Bayaan is it's a movement which includes the fans, right? And we're going through emotions and life and learning, so it has room to grow. So I guess I'm excited to hear कि आगे क्या होगा. You know, it's like कहानी चल रही है, कहानी repeat नहीं होगी, वो आगे exactly. So the idea with this is with Bayaan and our ideology is also that हम वही बात है कि जिस पॉइंट पे ज़िंदगी में जिन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं, जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, हम उन चीज़ों को आगे बताएं, राइट? सो उन चीज़ों को हम गानों में कन्वर्ट करें. तो इसलिए आप एक जगह पे स्टक होकर तो नहीं रह सकते, राइट? क्योंकि आपके फॉलोअर्स जो आपके फैंस एक चीज़ सुनते हैं, तो हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि बस थोड़ा थोड़ा यू नो लाइक हल्का सा कुछ वो चीज़ें करते हैं. हाँ, एग्जैक्टली, बस स्टेप फॉरवर्ड करते रहें. बिल्कुल. So stepping outside of Bayaan for a bit, I guess, through these projects and this journey you've experienced, जो हमारी इंडस्ट्री है, अगर इसको हम इंडस्ट्री कहला सकते हैं, तो आपकी क्या learnings हैं और आपके क्या I guess observations हैं about this industry that we have, and what do you think are some of the things required from us as artists to make effort to do to make it better or to make it more feasible for others to come in or for it to grow? Because as of right now it seems बहुत तरीके से काफ़ी limitations हैं. Obviously आप लोगों को opportunity मिली Pepsi पे, आप जीते, तब आप और भी बहुत कुछ कर सके, but not everyone gets that opportunity, and often those are many talented or more talented people. और you know अक्सर सुनने में आता है कि कोई बड़ा talented गिटारिस्ट हो या सॉन्ग राइटर जो भी हो, म्यूजिक छोड़ रहा है, डिप्रेस हो गया, यू नो बंद हो गया, किससे मिल नहीं रहा. तो ये चीज़ें हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? यार मेरे ख्याल से पहले तो यार पता नहीं, हम ना एज सोसाइटी म्यूज़िक को अप्रिशिएट नहीं करते ठीक से. सही बात तो ये. और दूसरा ये कि बिकॉज हम नहीं करते अप्रिशिएट, तो कुछ कदर ही नहीं है, तो हम उसमें एफर्ट नहीं डालते कि उसको हम प्रॉपर एक इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट करें. तो जो हमारे यहाँ पे भी इंडस्ट्री है वो बेसिकली आपके MNCs और ब्रांड्स हैं, उनके मरहूने मिन्नत है, राइट? वो कुछ करेंगे, वो कुछ बनाएंगे तो बनेगा, और वो ही बस बनाई जा रहे हैं, वही चीज़ें होती जा रही हैं. तो मेरे ख्याल से अगर उससे हम एक दफ़ा ब्रेक फ्री कर जाए ना, और रिकॉर्ड लेबल्स अच्छे अगर यहाँ पे आएँ, जो कि अब जो अलिफ काम कर रहा है, या जो इस तरह के 1-2 और लोग अब कोशिश कर रहे हैं यहाँ वहाँ काम करने की, कि आर्टिस्ट नए लोग भी पुराने लोग भी आउट ऑफ द बॉक्स जाएं और डिफरेंट आर्टिस्ट साथ कोलैबोरेट करें और मिलके चीज़ें बनाएं, राइट? तो उस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल से रिकॉर्ड लेबल्स A and B, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रांड्स अगर निकल जाए बीच में से, क्योंकि देन वो कमर्शियल प्रोडक्ट बन जाती है ना, वो कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं बनानी है उसको एक आपने. बिल्कुल. बट जो आपने बात जहाँ से शुरू की कि यहाँ म्यूज़िक को सही से अप्रिशिएट नहीं किया जाता, अब ये एक डायकॉटमी है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड में यू नो हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल पे हर एक की रिंगटोन भी कोई गाना चल रहा है, राइट? यू नो इवन फ्रॉम यू नो द कुक इन माय हाउस, या कोई भी लाइक स्टाफ लेवल, डोमेस्टिक स्टाफ लेवल पर्सन है, उसकी रिंगटोन में गाने चल रहे हैं, वो मासेस हैं. लेकिन ये वही कंट्री है जहाँ म्यूजिक को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा. तो एक कंफ्यूजन चल रही है, और उसमें मेरा आई गेस आई हैव अ थ्योरी अबाउट इट, इज देयर मतलब because of the fear around discussing religious aspects, people shy away from getting any clarity about it. But as artists, like मैं अपने आप को मुसलमान समझता हूँ, I believe in it, and I'm doing music, and I had to go through a process of making sure to myself कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा. वो मैंने अपने लिए किया. अब हर एक शायद नहीं करता, शायद इस्लाम से इतना अटैच नहीं है, या उनकी अपनी इतनी बिलीफ स्ट्रांगली नहीं है, या वो उस क्वेश्चन से जान के अपने आप को दूर रख रहे हैं बिकॉज they're fearful कि they might get the wrong answer, कि और फिर उनको छोड़ना पड़े शायद, you know. तो वो fear और वो unknown और वो grey area break down करने के लिए I think
us as artists need to, especially if we do relate to our religion, we need to own it. कि मैं मुसलमान हूँ, मैं म्यूजिक भी करता हूँ, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है बिकॉज XYZ, you know. अब श्योर हलाल हराम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल है कुरान में, हर चीज में there's a halal way to do it and there's a haram way to do it. But music जो है is one of those things you can, through your messaging in your music, through your lyrics, you can talk about things that are bad objectively, मतलब बुरी चीजें आप प्रमोट कर सकते हैं और फहाशी ये वो जो भी कर सकते हैं, या आप अच्छी चीजें प्रमोट कर सकते हैं, हीलिंग, अपने दिल की बातें जो डीप things that traumas को heal करना, that can only be good, especially if people like you said are messaging you and it's helping them you know revert suicidal thoughts. How can that be a bad thing? तो ये conversation ज़्यादा I feel openly society में यार ज़रूरी है for industry to move forward. बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन देखें ना हमारी सोसाइटी थोड़ा सा डरते भी है ना लोग, बिकॉज इतने आप कुछ तरह की बात बोलें, कोई हमारी पॉडकास्ट देखे कोई बंदा बीच में से निकाल के ये क्या हलाल हराम की बात कर रहे हैं, कर म्यूजिक रहे हैं और बात कुरान की कर रहे हैं, राइट? हो सकते हैं लोग करेंगे, उठेंगे वो चीज़ कहेंगे, तो मैं उसको रिलीजन से टाई ज़्यादा करने के बजाय मुझे लगता है कि यार देखिए हम इवन रिलीजन को भी ना हमने अपने कल्चरल चीज़ों से बांधा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो एक्चुअल चीज़ें इंटरप्रिटेशन जो हम करते हैं ना वो हम कल्चर को ज़्यादा देखते हुए हम कंफ्यूज कर रहे होते हैं बिकॉज वी आर नॉट अवेयर एक्चुअली. इग्नोरेंस चल रही है बहुत ज़माने से चल रही है, तो पता नहीं कब ख़त्म होगी. लेकिन जो मुझे यहाँ पे जो बात समझ आती है ना कि लेकिन जो आपने बात की अभी कि यार you are a very, you're saying you're a religious person and you also believe in these things, लेकिन you saying कि music इस तरह it's just a tool, okay? Music is just a medium, a tool to, एक छुरी है, ठीक है? आप सेब भी काट सकते हैं, आप गर्दन भी काट सकते हैं उससे. छुरी की गलती नहीं है यार, छुरी हराम नहीं है भाई, गर्दन काटना हराम है, सेब काटना हलाल है, राइट? दैट इज द थिंग. म्यूजिक एक टूल है, आप उसको जिस तरह से यूज करें. टीवी, ठीक है, स्पीकर्स आपके जो आए थे तो शुरू में यही होता, फतवे लग रहे थे उसके ऊपर भी कि यार टीवी हराम है, स्पीकर हराम है, ठीक है? अब टीवी के ऊपर हमारे चैनल्स बने हुए हैं, ढेर सारे जो इस्लामिक चीज़ें वो कर रहे हैं और वही स्पीकर्स हमारे लाउड स्पीकर्स पे अज़ानें हो रही हैं, राइट? तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वही बात है स्टिग्मा अटैच्ड है उसके साथ बहुत बड़ा. और जनरली म्यूजिक को हमारी सोसाइटी में बस बुरा माना जाता है फॉर सम ऑड रीजन. अच्छा, आपने पर्सनली इस चीज़ को फेस किया, लाइक वेदर थ्रू योर फैमिली और रिलेटिव्स और थ्रू फैंस, लाइक लोग आपको इस बात पे कभी छेड़ते हैं? या शुक्र है नहीं, बिकॉज मेरी फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव. अगर वो ना होते ना तो coming from Chitral and being able to do all of this would not have been possible. Both my mother and father, like, they were really, really supportive, and बाकी family भी my dada till he was alive, he was initially against media and ये सारी चीज़ें सुनते थे. वही बात है कि वो एक अजीब सा वो था कि internal conflict था कि सुनते सारा कुछ थे, ठीक है? लेकिन जब my ताया अबू for example, he wanted to act. ओके, जब अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों में उन्होंने ऑडिशंस भी दिए किसी फिल्म के लिए, उनका रोल के लिए सिलेक्ट भी हुआ एंड एवरीथिंग, एंड देन व्हेन माय दादा फाउंड आउट, उनको निकाल के चित्राल ले गए कि बेटा तुम वापस हमारा नाक कटवा रहे हो हमारी, ठीक है? और फिर जब मेरी बारी आई तो मेरे पॉइंट पे आके आई रिमेंबर लाइक मेरा जब कोई एक आधा इंटरव्यू टीवी पे आया तो दादा कॉल्ड मी, ही वाज लाइक आई सॉ यू ऑन टीवी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यार गुड, नाइस. तो वो एक पॉइंट पे आके चेंज उनका हो गया था. तो माय फैमिली हैज बीन सपोर्टिव. और हाँ, ये ज़रूर था, लोग ये कहते थे कि यार तुम म्यूजिक पढ़ रहे हो, तुम क्या बनोगे? हाँ, तुम राशि बनोगे. हाँ, ये चीज़ एग्जैक्टली, मतलब तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या नौकरी करोगे? मैं कहा यार मैंने नौकरी नहीं करनी भाई, मैंने म्यूजिशियन बनना है, मैंने समझ के म्यूजिक को करना है और बस यही चीज़ है, इसलिए मैं कर रहा हूँ. तो फिर ये चीज़ के मिरासी, यू नो, चित्राली में डोम कहते हैं मिरासी को, डोम. तो वहाँ भी कहते हैं डोम का बच्चा, ठीक है? और यहाँ पे मिरासी कहते हैं. लेकिन अगेन जो लोग कहते हैं वो सुनते भी हैं साथ, तो उनको हम दोनों को अलग अलग तो नहीं कर सकते चीज़ों को. लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी तक तो सही गाने आ रहे हैं, थोड़े से जो मीनिंगफुल हैं, जिसकी वजह से लोग कुछ ज़्यादा कह नहीं पा रहे. एक कोई गंदा काम बीच में अगर आ गया ना, उन्होंने सब खाली कर देना, सारा कचरा. Stay away from that. तो ज़रा फूंक के कदम रखना है यहाँ पे. तो अब आपने अभी अपना डिग्री फिर से मेंशन किया, उससे मुझे ख्याल है, मतलब what do you feel you attained from studying music which has helped you get to this point?
यार पर्सनली स्पीकिंग बिकॉज अक्सर लोगों ने नहीं पढ़ा होता. हाँ, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज मुझे तो जो ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया ना उसमें वो ये था कि आई did not have any music, like उस तरह से musical background and learning. I did not know anything. बचपन में चीज़ें सुनता था लेकिन टीवी से देख के सुन लिया तो सुन लिया, ठीक है. अबू भी कुछ ज़्यादा सुनाते नहीं थे, अम्मी भी कुछ वो उस तरह नहीं करती थी, तो मुझे म्यूजिकल नॉलेज जीरो थी मेरी बिल्कुल, ठीक है. और कोई इन्वायरमेंट भी नहीं था उस तरह से जहाँ पे चूँकि मैं चाहता था मेन स्ट्रीम म्यूजिक करना, और अबू वगैरह फोक चित्राली जो म्यूजिक था वो चीज़ें करते थे, वो बहुत बेसिक तरह की उनके होते हैं स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग. मेरे जो ज़्यादा उसका प्लस पॉइंट था वो ये था कि आई स्टेड कनेक्टेड टू म्यूजिक ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी ईयर्स, which helped me in like just not getting distracted with पढ़ ही रहा हूँ, नौकरी यहाँ करनी है तो साथ मैंने म्यूजिक भी करना है, तो मेरे लिए शायद मैनेजेबल उस तरह से नहीं होता. तो हाँ, तो मेरा जो पीछे जहाँ पे मैंने पूरी जिंदगी में कुछ ज़्यादा सीखा नहीं था म्यूजिकली, आई थिंक दैट हेल्प मी टू लाइक काइंड ऑफ कैच अप टू दैट ड्यूरिंग those 3-4 years. और एक तो ये एडवांटेज था, दूसरा उसकी वजह से मेरे थोड़े लिंक्स भी बने, कनेक्शन भी बनी, थोड़ा सा मेरा म्यूजिशियन दोस्त बने एंड एवरीथिंग, सर्कल सारा बनता गया आहिस्ता आहिस्ता. और फिर बेसमेंट भी एक्चुअली मुझे एनसीए से ही मिला था, बिकॉज जुल्फी केम टू एनसीए, हैड आई नॉट बीन इन लाहौर, मैं इस तरह देखता हूँ इन एनसीए और लाइक वन ऑफ दीज लम्स इस तरह के 2-3 जगहों में, तो अगर मैं ना होता उधर तो शायद जुल्फी से ना मुलाकात होती. इस तरह देखे तो शायद हमने ये ना किया था तो वो भी ना हुआ होता, वो तो एक अलग ही चीज़ है. बट ये लिखा था आपके लिए. हाँ, ये लिखा था. तो आई जस्ट टुक म्यूजिक सीरियसली बेसिकली, यू नो, लाइक रियली, कि जब पढ़ा और समझा तो पता चला कि अच्छा यार, इट्स नॉट लाइक बस आपने उठ के बस कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है. देयर इज अ थियरी बिहाइंड इट, देयर इज अ साइंस एंड एवरीथिंग बिहाइंड इट, देयर इज अ फिलॉसफी बिहाइंड इट, एंड देयर इज लाइक, यू नो, इमोशंस तो हैं ही हैं, राइट, बट देयर इज सो मच मोर टू इट. तो वो मुझे अदरवाइज नहीं पता चलना था. शायद अगर मैं सिर्फ म्यूजिक बजाना शुरू करता तो शायद टाइम ज़्यादा लगता, मुझे सही लोग मिलने में टाइम लगता, सही इन्वायरमेंट, सही, यू नो, वो शायद ना हो पाता उस तरह से. सो इट्स जस्ट स्पीड अप द प्रोसेस फॉर मी. तो मुझे उस तरह से मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ रही हेल्पफुल. एंड ऑल्सो लाइक थोड़ा सा क्लासिकल की टेक्निकली हल्की सी नो हाउ, प्लस रियाजत वगैरह, मुझे सही टीचर्स मिल गए जिन्होंने मुझे सिखाया. अदरवाइज ये होता है कि आप अगर म्यूजिक चाहते भी हो करना तो यू डोंट रियली, आप मेंटर्स नहीं पकड़ते अक्सर, यू नो. मुश्किल है, सुन के मुश्किल है, आपको लोग मिलते भी नहीं, और आपको क्यों कल्चर भी नहीं है ना हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर. हाँ, और अनफॉर्चुनेटली एक वो मेंटरशिप या उस्तादगिरी का जो कल्चर है वो थोड़ा उसमें बैरियर्स बहुत हैं कि आप को ये नहीं आता, आप वर्दी नहीं है. हाँ, you know, ये तो मेरे ख्याल से हमारे जो उस्ताद लोग हैं ना, उनको खौफ है कि यार मैं ये सिखा दूंगा ना इसको, हाँ, तो ये बांट दूंगा, मैं अपनी रोल बांट दूंगा, इसने आगे कर देना, मुझसे कौन पूछेगा आगे. हाँ, ये एक बहुत ही एक बुरी चीज़ है जो मुझे फील होती है. मुझे लगता है कि यार जो भी मेरे साथ तो यही होता है कि बंदा मुझसे एक चीज़ पूछता है, मैं 10 चीज़ें बताता हूँ उसको. मेरा बस है, मैं एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, मैं यहाँ वहाँ भाग रहा होता हूँ. बात करते हुए भी आप लोग को अंदाजा भी हो रहा होगा, एक सवाल होता है, मैं यूं जाके पॉइंट करने की कोशिश करता हूँ. फिर आपने पूछा क्या था, तो ये मेरा काफ़ी मेजर मसला है ज़िंदगी में. तो मैं करता भी हूँ, कोई मुझसे बंदा एक चीज़ पूछेगा ना कि ये काम कैसे करना है म्यूजिकली, तो मैं उसको आगे पीछे लेफ्ट राइट और सारा कुछ बता के एंड पे कहीं पे बीच में वो बात भी कर दूंगा शायद. वो मुझे याद नहीं रहता फिर, तो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं. नहीं, that's just part of who you are, I guess. Yeah. So how was being on this latest Coke studio season, I guess? Yeah. How was that experience? यार, I guess जुल्फी से तो आप already familiar. हाँ, जुल्फी तो मतलब कह लें कि मेरा एक तरह से मेरे जो पहले मेंटोर फिगर थे, एक तरह से टीचर्स तो थे ही थे कॉलेज के अंदर ना, वो तो एक सेपरेट चीज़ थी. लेकिन आउटसाइड ऑफ दैट जिन्होंने मुझे एक्चुअल म्यूजिक परफॉर्मेंस में और सॉन्ग राइटिंग में और इन चीज़ों में मतलब एक तरह से बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, दैट हैज़ बीन जुल्फी. बहुत अरसे से, सिंस बेसमेंट अप टिल कोक. तो कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस वाज प्रोफेशनली स्पीकिंग प्रॉब्ली लाइक द होल song making process as well, songwriting process and recording shoot वगैरह सारा कुछ. I think मेरा probably best experience होगा, क्योंकि it was kind of like I was working with kind of like a dream team, you know, जिसमें जुल्फी है, शेरी है, ये सारे दोस्त भी हैं सारे के सारे, you know, and also मैं अपनी comfort zone में रहते हुए, plus जो गाना था वो ये था कि it wasn't like जुल्फी ने बुला के कहा यार ये गाना ये गाओ. he called me in because he thought कि
ये एक पर्टिकुलर नैरेटिव है मेरे दिमाग में जो कि मुझे लगता है कि असफर ज़्यादा बेहतर फील करता है और वो उसके ऊपर लिख सकता है और मुझे उस तरह की चीज़ चाहिए. सो ही कॉल्ड मी इन फॉर व्हाट आई डू एंड ही न्यू दैट आई वुड बी एबल टू पुल इट ऑफ. तो इट वाज इन माय कंफर्ट जोन. So you wrote the song for this? I wrote the song for this, yes. Yeah. So we had like discussions before on it, like 1-2 meetings हमारी हुई मेरी उस भाई की, and he brought this concept up and like he told me क्या इस तरह की चीज़. and अजीब सी बात है लेकिन उस वक्त मेरा लिटरली ये फेज़ एक चल रहा था जहाँ पे इस तरह की एक बात साल 2 से मेरे अंदर स्टक हुई थी. मैं निकाल नहीं पा रहा था उसको, या मैंने सोचा नहीं था कि मैं निकालूंगा उसको बाहर, राइट. और जब वो आया जुल्फी ने मुझे बोला कि यार ये करना है, तो आई वाज लाइक it's probably meant to be, it's probably meant to happen like this, and this is where it has to come out. So this was the time when I was trying to I was actually really disheartened from the whole scene कि यार कुछ बन नहीं रहा, scene नहीं हो रहा ये वो, and I was trying to move back to Chitral, and I was like यार साल 2 के लिए मैं जा रहा हूँ, because I had like my own internal things going on. तो जुल्फी वाज लाइक कि नहीं अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अगर जा रहे हो ना तो ये साथ लेके जाओ, ट्राई एंड वर्क ऑन दिस, और फिर अगले साल देखना. तो या खैर वो बनाया, एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू राइट दैट सॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज आई वाज constantly trying to write, and there would be nights, and मैं अक्सर रात को ही लिखता था, पूरी रात जाग रहा होता था. there would be nights जब एक लफ्ज़ नहीं आता था, समझ नहीं आती कि बात कैसे कहूँ, इमोशन कैसे मैं कन्वे करूँ एंड एवरीथिंग. लेकिन वही बात है कि जब पहले कर रहे थे कि इसी प्रोसेस में मैंने खुद समझा ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या मैं फील कर क्या रहा था. You have to go deeper. You have to go deeper. तो वो चीज़ थी, and then I would just write something, send it to Zulfi, and then he would respond and say either say कि अच्छा है, बेहतर हो सकता है, you know, and then I like okay दोबारा बैठो. या ये होता था कि the first line I wrote was actually तू महरम ना रहा मेरा, the you know like the chorus of it. तो वो मैंने लिखा और लिख के just sent it to Zulfi, and Zulfi का आगे से जवाब है ... this is it, full stop. I was like cool, now how do I approach this? इसके around कैसे आओ? How do we get to that point? And how do I, you know, like elaborate this, and like how do I? तो वो that took a while. तो लेकिन yeah, it was an amazing experience. So what was the thing that he, like, what was his brief to you कि मैंने क्या feeling convey करनी है? Basically बात ये थी कि a lot of people write about breakups, okay, but mostly उसमें बात ये होती है कि oh you did this to me, okay, and ये तुम्हारी गलती थी, या ये वो. तो जुल्फी का पॉइंट ये था कि यार किसी को गलत नहीं ठहराना, एक इमोशन है टूटने का, या किसी एक चीज़ थी जो ख़त्म हो गई, ठीक है, लेकिन you don't want to blame someone for it. It just had to happen. It just is. It just is, and like it had to happen, and it's just an experience that you went through. कोई गलत कोई सही, ये चीज़ बीच में से निकाल के हम इस बात को कैसे कर सकते हैं, right? Interesting. तो ये उनका था एक कॉन्सेप्ट. तो मैं था उस चीज़ के अंदर, मैंने कहा यार चलो सही है, let's try and write about it. तो yeah. And then इसमें फिर once you had the lyrics, how did they work with you on the process of putting the music behind it? Did you suggest any chord arrangement, or that all came from that side? Chordal arrangement? What you're saying? So basically I was writing the melody and the lyrics simultaneously. Right. तो मैं बना रहा था, वो पहली लाइन लिखी, उसको मैंने रिकॉर्ड करके जुल्फी को भेजा था, मैं मेलोडी बना के. then he was like हाँ ये and then फिर basically first 2 verses मैंने लिखे थे, chorus, जो उसका outro है, जो bridge वाला part है, वो जुल्फी ने फिर वो वाला part लिखा था. अच्छा. because मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख रहा था, and he was like simplify. I was like dude, I have too much in me, मैं बोलूँगा तो ये इस तरह. so then he was like let me simplify this part. तो वो जो last bit है, तू सुन रहा था and everything, तो वो उन्होंने किया था. तो melody और लिरिक्स आ चुके हुए थे, तो फिर डिस्कशन जुल्फी के साथ बैक एंड फोर्थ हुई थी, मैं चित्राल में था. तो वी अग्रीड ऑन दिस बिट के इट हैज़ टू बी लाइक वेरी 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 मिनिमल, बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट बीइंग एम्प्टी एंड यू नो. तो वही चीज़ फिर उसमें एक्सप्लोर हुई. एंड देन अब्दुल्ला केम इन, एंड ही जुल्फी ने उसको भेजा, रूज ऑब्वियसली ऑफ कोर्स. तो रूज ने कुछ गिटार पार्ट्स वगैरह करके भेजे, उसके गिटार्स ने करके भेजा वहाँ से. तो बस वो प्रोसेस जब चला, और अब्दुल्ला ने जब पहला वो एक रफ एक मिक्स बना के उसने भेजा कि यार ये एक चीज़ है जो मैं सोच रहा हूँ अराउंड इट, और बहुत स्पेसी और बहुत एक हॉन्टिंग सी उसकी वाइब थी. वी वर लाइक कि हाँ दिस साउंड्स परफेक्ट. तो वी जस्ट वेंट अहेड विद दैट. आई डिडंट आस्क हिम टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट. That's interesting process. So what else can we look forward to this year from you? यार
I'm thinking of doing a lot of things, but let's see क्या क्या होता है. फिलहाल तो so far Bayaan will hopefully be coming up with an album by the end of this year. वो एक है काम जिस पे हम कर रहे हैं. And and I am personally thinking of, and Bayaan भी by the way करेगा collaborate with some artists. मैं personally सोच रहा हूँ कि मैं कुछ solo projects भी करूँगा जिसमें I want to also collaborate with some musicians. और हाँ, and like shows कर रहे हैं, वो बजा रहे हैं. Shows is a lot better this season than it has been lately. They've saved my life. I literally moved back to Chitral in August last year, thinking के सही वहाँ बैठता हूँ, देखता हूँ क्या होता है. जैसे ही मैं गया हूँ यहाँ पे shows आना start हुए हैं. ये पहला season है कि मैं आया हूँ एक हफ्ते के लिए to Lahore, and then I've been just going around for shows for the last 3 months now. तो it's good अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हो रहा है. और shows भी mostly with Bayaan shows mostly with Bayaan, yes. कल एक चीज़ है जो मैं क्योंकि कल एक शो है जो आप सोलो परफॉर्मर. हाँ, वो ये भी Bayaan का आज शो होना था पहले, and I thought कि मैं कराची जा ही रहा हूँ, तो इरफान ने बोला कि यार तुम आज उधर साथ ये भी कर लेते हैं. I was like why not, sure. फिर ये आज वाला कैंसिल हो गया, शो पोस्टपोन हो गया by the way. तो yeah. Very good. So good luck with that. It's been lovely talking to you. Thank you. Same here. Good. Inshallah, we'll get to work together as well. Yeah, for sure. Yeah. For sure, bro. Please, if you haven't heard already, check out Bayaan's music. Check out Asfar's music, and like, subscribe, their stuff, our stuff, and we'll see you next time.